नमस्कार। आज है 2 मई, दिन मंगलवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की तमाम अहम खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। गो फर्स्ट एयरलाइंस की हालत खस्ता। एयरलाइंस के पास तेल और कैश की कमी, 2 दिन तक नहीं बनेंगे उड़ान। आज इंडिया 360 में कवर स्टोरी में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। जानेंगे ग्राउंड पर क्यों आया गो फास्ट। लंबे वीकेंड के बाद भी बाजार में दिखी हरियाली। सेंसेक्स में करीब 250 अंकों की तेजी, निफ्टी में भी 100 अंकों का उछाल, 18,150 के करीब बंद। महाआघाड़ी से बगावत की अटकलों के बीच शरद पवार का इस्तीफे का ऐलान। एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ा, बोले पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। शरद पवार के ऐलान के बाद बोले अजीत पवार, कई बार बड़े फैसले लेने होते हैं, अध्यक्ष कोई बने, प्रमुख तो पवार ही रहेंगे। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए बड़े वादे। आरक्षण 50 से 75%, बजरंग दल का नाम लेकर नफरत फैलाने वाली संस्थाओं पर बैन की बात, धर्मांतरण कानून को खत्म करने का वादा। कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन के वादे पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। बोले पहले इन्हें श्रीराम से दिक्कत थी, अब हनुमान से। कोहली और गौतम गंभीर को मिली मैदान में भिड़ने की सजा। बीसीसीआई ने लगाया 100% जुर्माना। कल बेंगलुरु और लखनऊ के मैच के बाद हुई थी नोकझोंक। और अब दिन भर की तमाम खबरों को जरा विस्तार से देखते हैं। बाकी खबरें भी देखते हैं जो दिन भर छाई रही टॉप न्यूज में। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा भूचाल आ गया जब वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा कि वो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन के दौरान अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा और इसे कौन आगे बढ़ाएगा, ये तय करने के लिए एक समिति बनाई गई है। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, अजीत पवार, जयंत पाटिल समेत पार्टी के कुछ और वरिष्ठ नेता इस समिति का हिस्सा होंगे। 4 दिन पहले ही शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। शरद पवार के अचानक इस्तीफे के ऐलान के बाद कार्यकर्ता भावुक हो गए। पार्टी नेता संजय पाटिल तो इस फैसले के बाद रो ही पड़े। यहां तक कि खुद शरद पवार भी भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू थे। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा कि उनके इस्तीफे के बाद चाहे कोई भी अध्यक्ष बने, लेकिन वो ही उनके प्रमुख होंगे। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग की। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया है। साथ ही कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा की। पार्टी ने यूथ वोटर्स को साधने के लिए भी घोषणाएं की हैं। इसके तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का वादा भी शामिल है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम राउंड में है। कर्नाटक के होसपेट में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले प्रभु श्रीराम से इनको तकलीफ थी, अब जय बजरंग बली बोलने वालों से नफरत है। आपको बताएं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने की बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्रीराम से तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को होने वाले मतदान को लेकर सभी पार्टियों के नेता जमकर पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिवमोगा में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की यह सरकार चोरी की सरकार है। बीजेपी ने 3 साल पहले लोकतंत्र को नष्ट कर इसे चुरा लिया। पीएम मोदी इस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे?
मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राहुल ने इस मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। 5 जून को हाईकोर्ट का आखिरी वर्किंग डे है। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों की वजह से कोर्ट अगले महीने 5 जून को खुलेगा। इसके बाद ही इस पर फैसला आ पाएगा। सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम मामले में दोषी पाते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को भी नाम सामने आया है। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक मनीष सिसोदिया के तत्काल सचिव सी अरविंद ने बताया कि सिसोदिया के आवास पर हुई एक बैठक में राघव चड्ढा भी मौजूद थे। इस बैठक में विजय नायर के अलावा पंजाब सरकार के एसीएस वित्त आबकारी आयुक्त वरुण रुजम, एफसीटी और पंजाब आबकारी के अफसर भी मौजूद थे। इस मामले में पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम केजरीवाल का नाम सामने आ चुका है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,325 नए मामले सामने आए हैं। 6,379 लोग ठीक भी हुए। महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का 89 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया। अरुण गांधी के बेटे तुषार गांधी ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अरुण गांधी पिछले काफी दिनों से बीमार थे। अरुण मणिलाल गांधी महात्मा गांधी के दूसरे बेटे मणिलाल गांधी के बेटे थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1934 को दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में हुआ था। उनके पिता यहां छपने वाले अखबार इंडियन ओपिनियन के संपादक रहे, जबकि मां इसी अखबार में पब्लिशर थी। और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। एविएशन सेक्टर और हवाई यात्रियों के लिए आज एक जरूरी खबर है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। वाया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। कंपनी ने एनसीएलटी में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए एप्लीकेशन दे दी है। कंपनी के सीईओ कौशिक खोना के हवाले से पीटीआई ने यह जानकारी दी। खोना ने कहा कि एयरलाइंस के 28 विमान ग्राउंड कर दिए गए हैं, यानी उसके आधे से ज्यादा विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इसकी वजह है कि इंजन बनाने वाली कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी ने उसकी सप्लाई ही बंद कर दी। इससे कंपनी के पास फंड की भारी कमी हो गई। एयरलाइंस के पास कैश भी खत्म हो गया है और इसके चलते वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का बकाया तक नहीं चुका पाई। इन कंपनियों ने उसे तेल देने से इनकार कर दिया। गो फर्स्ट के विमान 3 और 4 मई को उड़ान नहीं भरेंगे, इस बात की जानकारी दे दी गई। इस बीच एयरलाइंस ने विमानों का इंजन बनाने वाली कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा भी किया हुआ है। इससे पहले 30 जून को एक फैसला गो फर्स्ट के पक्ष में जरूर आया था इस पूरे मसले में। इसमें कहा गया था कि अगर एयरलाइंस को इंजन नहीं मिले तो वो बंद हो जाएगी। गो फर्स्ट ने इस फैसले को लागू करवाने के लिए अमेरिकी कोर्ट में केस किया हुआ है। 31 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक गो फर्स्ट के पास 30 विमान ऑपरेट नहीं हो पा रहे थे। इनमें 9 ऐसे विमान भी हैं जिनके लीज पेमेंट का भुगतान किया जाना बाकी है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उनके बेड़े में कुल 61 विमान हैं। इसमें 56 जो हैं वो A320 नियो हैं और 5 A320 CO हैं। कंपनी के ऐसे समय में पैसेंजर रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। गो फर्स्ट ने जुलाई में 2022 में पहली बार अपने विमानों को ग्राउंड किया था। उसके बाद से कंपनी के मार्केट शेयर में लगातार गिरावट आ रही है। फरवरी में यह 8% रह गया था और जब 9,63,000 पैसेंजर्स ने उसके विमानों में उड़ान भरी तो पिछले साल मई में कंपनी का मार्केट शेयर 11.1% रह गया। तब का करीब 12 लाख यात्रियों ने गो फर्स्ट के विमानों में उड़ान भरी थी। पैसेंजर्स की संख्या में कमी से कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भारी असर पड़ा। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी को 21 करोड़ के आसपास से ज्यादा का नुकसान भी हुआ था। अब फिलहाल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अब ये मामला जा चुका है, उनकी एप्लीकेशन जा चुकी है। तो सरकार भी इस पर सोच समझकर आगे बढ़ने की बात कह रही है। इस बीच डीजीसीए ने शो कॉज नोटिस भी जारी किया है और सरकार के जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो कह रहे हैं कि जो एनसीएलटी एप्लीकेशन में जो कानूनी और न्यायपालिका का जो
पूरा मसला है वो आगे बढ़ेगा, हम उसको देखते रहेंगे। तो कुल मिला के इस पूरे गो फर्स्ट के संकट के बाद अब इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए क्या बचता है, क्या संकेत हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सनत कौल सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। कौल सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ देश के जाने माने सिविल एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव सर भी जुड़ चुके हैं। भार्गव सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भार्गव सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। इस पूरे मैटर को आप भी बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे थे। हेलो। यस सर, आपको आवाज आ रही है सर? भार्गव सर हेलो। मुझे लगता है भार्गव सर तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। टीम से मैं कहूंगा कि ये कनेक्शन ठीक करें। आपको आवाज आ रही है भार्गव सर मेरी? अब आपने म्यूट कर दिया सर, उसको अनम्यूट कर लें। नहीं, मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करता हूं कि भार्गव सर के साथ जो कनेक्शन है वो ठीक करें। कॉल सर के पास तब तक चलते हैं। कॉल सर, आपका त्वरित विश्लेषण मौजूदा परिस्थितियों में, ये जो हुआ गो फर्स्ट के साथ, ये कई अरसे से चल रहा था, इसका संकट की सुगबुगाहट भी थी और वो एविडेंट भी था, लेकिन ये जो हुआ ये होना ही था, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है या इतना हो जाएगा इसका अंदेशा नहीं था? अब इसका सवाल तो, इसका जवाब देना तो इतना आसान नहीं है, पर ये जरूर है कि गो एयर एक अच्छी छोटी एक एयरलाइन थी, अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन थी, अच्छी चल रही थी, प्रॉफिट बना रही थी, प्रॉफिट शो कर रही थी, जब से 2019-20 तक कर रही थी। कोविड में सारी एयरलाइंस की पिटाई हुई और इनकी भी हुई, पर इनका एक खास मसला है जो प्रैट एंड विटनी इंजन का है, जिससे इनको बहुत धक्का लगा, जो कि इंजन मैन्युफैक्चरर ने इनको, अब जो भी कहिए, उनसे धोखा दिया, या धोखा तो नहीं कह सकते, वो उन्होंने अपना बनाना बंद कर दिया, उनके केस, उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया है। तो ये एक बहुत बड़ा इंजन मैन्युफैक्चरर है और इनके पास बहुत सारे इंजन हैं, इनकी आधी फ्लीट उसकी वजह से नहीं चल रही है। तो ये एक छोटी एयरलाइन है, एक साइज मैटर। अब छोटी एयरलाइन के पास फाइनेंशियल क्रंच भी आता है, तो उसके बाद इनके पास और कई गड़बड़ हुई, कई फ्लाइट्स इनकी वापस आ गई, कुछ एक के बाद एक इंसिडेंट होते रहे। पर बेसिक इशू तो ये है कि इनका जो A320 था उसके इंजन्स का प्रॉब्लम था, इंजन इनके पास नहीं थे। प्रैट एंड विटनी जो इंजन मैन्युफैक्चरर है, प्लेन एक बनाता है, इंजन एक और कंपनी बनाती है। जो इंजन मैन्युफैक्चरर था उसने इनको बहुत मतलब इनके साथ बहुत बर्ताव भी नहीं कह सकता हूँ, क्या कहूँ इसमें, कि वो जब वो सप्लाई नहीं कर रहे थे, जो ठीक करना था वो नहीं कर सके, तो इसमें ब्लेम तो इंजन मैन्युफैक्चरर के पास जाता है। अब इनकी लाइन मेंटेनेंस कैसी थी उसका, उस पर थोड़ा सवाल है, पर उसका मैं अभी उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पहले तो अच्छी चल रही थी, उसके बाद हल्के हल्के जब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आता है तो हर चीज में कुछ ना कुछ अपनी शॉर्टेज करते हैं, किफायत करते हैं, इसकी वजह से और मामला बिगड़ जाता है। तो ये सब सोचते हुए ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दुखदा का बात है कि इनकी फ्लाइट में इनको पैकअप करना पड़ा, जबकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, कोई बिल्कुल मेरा ख्याल है जी नहीं ले रही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आप जो बता रहे हैं। एक चीज तो आप बता रहे हैं कि जो प्रॉफिट मेकिंग में थी और प्रॉफिट बना रही थी, दूसरा जो कोविड का जैसा असर पड़ा। भार्गव सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भार्गव सर, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल। हाँ, तो सर अभी कॉल सर कह रहे हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही थी, उसके बाद जो कोविड में जो नुकसान हुआ वो सबके साथ ही हुआ, इनके साथ भी हुआ। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रैट एंड विटनी का जो संकट आया इनके ऊपर, इंजन मैन्युफैक्चरिंग का, ये उसकी वजह से कोलैप्स कर गए। तो क्या ये एविएशन सेक्टर का कोई अंदरूनी कमजोरी की तरफ इंगित नहीं कर रही है? ये एक वाकया आया, एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, जैसा ये कह रहे हैं, उनको धोखा दे दिया, उसकी वजह से हुआ, या फिर सेहत में ही कुछ दिक्कत चल रही थी सर? नहीं, इसको पूरी समझने की आवश्यकता है कि किंगफिशर जेट एयरवेज जो बंद हुई थी वो फुल सर्विस एयरलाइन थी, जबकि गो एयर एक लो कॉस्ट एयरलाइन है। इसका प्लेटफॉर्म, कॉस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो काफी कम होता है। ये कहना कि उसकी वित्तीय स्थिति बुरी नहीं थी, ये गलत होगा, क्योंकि ये ऑयल कंपनीज को भुगतान नहीं कर पा रहे थे कैश एंड कैरी बेसिस के ऊपर में, ऑयल कंपनीज बोला हुआ था। और ये जो प्रॉब्लम आती है, अब देखें
कि इसका शेयर, मार्केट शेयर जैसे आपने भी बताया कि था, और लेकिन पिछले महीनों में ये गिर गया है। क्यों गिरा है? क्योंकि इनके पास कम विमान थे जो कि ये फ्लाइट ऑपरेट कर सकते हैं। पूरा का पूरा दोष प्रैट एंड विटनी को देना कि उनके इंजन की वजह से 28 हवाई जहाज ग्राउंड पे है, वो ऑपरेट नहीं कर पा रही, ये गलत होगा। इनकी वित्तीय स्थिति बुरी थी। अगर आप पीछे इतिहास में जाएं कि 2-2.5 साल पहले इन्होंने कोशिश की कि आईपीओ लेके आए, जैसे कि फंड रेज किया, ऐसे कि वो नहीं कर पाए, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल रहा है बहुत स्लो ग्रोथ। 2005 में जन्मी एयरलाइन 18 साल रही है, लेकिन बहुत स्लो स्पेस के अब तक ग्रो किया और मार्केट शेयर को किया। विदेशी ऑपरेशन करने के लिए भी इनको जो 20 हवाई जहाज की क्राइटेरिया को फुलफिल करना था, उसमें भी टाइम लगाया। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस एयरलाइन में बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव बदले गए पिछले 10-15 साल के अंदर में। जब आप स्टेबिलिटी नहीं देंगे सीनियर लेवल के ऊपर में, जिसके पास विजन हो, जो एयरलाइन चला सके, तो बहुत सारी कमियां एयरलाइन की अपनी हैं। फाइनेंशियल करना नहीं है। 90% लोड फैक्टर के ऊपर आप एयरलाइन को चलाते हैं। स्वाभाविक है कि अगर आप तब भी ऑयल कंपनी को पैसा नहीं दे पाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी सीट्स को अंडर सेलिंग कर रहे हैं। सीट भर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट फेयर है उसको नहीं ले पा रहे हैं। प्रैट एंड विटनी को चाहिए कि वो एक स्टेटमेंट इशू करे कि क्या कारण है कि गो एयर को सस्पेंड करना पड़ा ऑपरेशंस को, क्योंकि प्रैट एंड विटनी के खाली गो एयर तो कस्टमर नहीं है, दुनिया के अंदर में कम से कम 100 एयरलाइन उनकी कस्टमर है। क्या कारण है? क्या जो हम देख रहे हैं, जो हमको बताया जा रहा है, वही सही है? क्या कुछ सच दूसरा है? ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है इंडियन एविएशन के लिए, क्योंकि पिछले 6-8 महीने में हमारी एविएशन इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है। जैसे कि मैंने आपके पहले प्रोग्राम में बताया हुआ है कि इस संडे को ही 4.5 लाख पैसेंजर एक दिन में ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल। अब स्वाभाविक है कि हमारे पास में डिमांड है, और जब आप 6.9% पैसेंजर्स, जो कि गो एयर का मार्केट शेयर था, वो आप नई एयरलाइन कैपेसिटी मिलती है, तो स्वाभाविक है मार्केट में शॉर्टेज होगी, फेयर्स बढ़ेंगे। मेरा यह मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गो एयर को तो ध्यान दे ही है, लेकिन कस्टमर की तरफ ध्यान देते हुए दूसरी एयरलाइन को साफ साफ बताएं कि आपको एडिशनल कैपेसिटी डिप्लॉय करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस समय 4.5 लाख पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहे हैं प्रतिदिन। भार्गव सर, मैं इस पर सेपरेटली भार्गव सर बात करूंगा, कंज्यूमर वाला जो एंगल है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई यही सोच रहा है अब हमारे फेयर्स बढ़ जाएंगे कि क्या होगा। मैं आऊंगा सर इस पे, लेकिन आपने उसी पे आ रहा हूं। हाँ, मैं सर आऊंगा, लेकिन इस बीच आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। मैं जरा कॉल सर से उनका टेक ले लेता हूं। कॉल सर, इंजन मैन्युफैक्चरर पर आप जो कह रहे हैं, चलिए हमने एक बारी को मान भी लिया कि प्रैट एंड विटनी की वजह से संकट आया, हालांकि वित्तीय स्थिति पहले से गड़बड़ थी, ऐसा भार्गव सर का मानना है। लेकिन अगर कंपनी लगातार कह रही थी कि हमें राहत दीजिए, वो कोर्ट में भी गई, यूएस में भी दरवाजे खटखटाए, अब इंडियन गवर्नमेंट के पास है क्या सर कुछ? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब स्पाइस जेट का इसी तरह का एक क्राइसिस 2014 में उभरा था, तो सरकार ने कुछ थोड़ा सा विचार मंथन किया और वो कुछ हैंड्स बदले और वो संभल गई। तो क्या सरकार के पास कोई विंडो है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करके कुछ कर पाए? अब इसका जवाब देना तो मुश्किल है, क्योंकि जब स्पाइस जेट को मदद किया या इनफॉर्मली मदद किया गवर्नमेंट ने, तो वो इसमें क्यों नहीं किया, इस सवाल का जवाब तो खाली सरकार ही दे सकती है। पर सरकार के पास इनफॉर्मली वैसे भी कर सकती है, मदद कर सकती है। अब इसमें असली बात क्या है, मैनेजमेंट की क्या बात है? जैसे भार्गव साहब कह रहे हैं बहुत सारे एग्जीक्यूटिव बदले, तो क्यों बदले इतने सारे? ऊपर से स्टेबिलिटी क्यों नहीं थी इसमें, जो कि मैनेजमेंट की स्टेबिलिटी क्यों नहीं थी? और इतने छोटे छोटे एक्सीडेंट, जैसे कभी ग्लास टूट रहा है, कहीं डाइवर्जन हो रहे हैं, मतलब इनका जो ग्राउंड इंजीनियरिंग है उसमें शॉर्ट कमिंग्स हो गई थी, क्या बात थी? तो इन सब का जवाब तो स्टडी करना पड़ेगा। ये तो बड़ा काफी गंभीर सवाल है। मैंने प्रैट एंड विटनी का इसलिए कहा क्योंकि प्रैट एंड विटनी का जो हमें दिखता है कि आधे उसके इंजन, आधे उसके हवाई जहाज इंजन की वजह से ग्राउंडेड है, तो इसमें एक गंभीर बात तो है ही है। और इनको क्यों नहीं मिल रहा, औरों को कैसे मिल गया, ये सब इसका सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है। प्रैट एंड विटनी, जैसे भार्गव साहब कह रहे हैं, प्रैट एंड विटनी को भी एक
अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, एक पब्लिक में स्टेटमेंट देना चाहिए कि क्या बात है कि एक पूरी एयरलाइन इनकी वजह से गिरी है, और भी इनके फाइनेंशियल अदर और प्रॉब्लम से, जिससे कि कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ गया। तो ये सारी चीजें देखते हुए समझ नहीं आता है कि क्या हुआ इस एयरलाइन को, जो कि पहले शुरू में प्रॉफिट दिखा रही थी हर साल, पहले 10 साल तो दिखाई है, 10 से ज्यादा ही दिखाया है इन्होंने। और पर उसके बाद प्रैट एंड विटनी से सब भार्गव साहब, प्रैट एंड विटनी से तो इंडिगो ने भी इंजन लिए थे, वो समझ गए वो इनके साथ ऐसा क्या हुआ? और आपने एक बात बोली बीच में कि जो हमको बताया जा रहा है, क्या वही सच्चाई है या बात कुछ और है? तो कुछ और का अंदेशा आपको क्या है सर? देखिए, क्या प्रैट एंड विटनी के ना लगभग 100 एयरलाइन दुनिया में कस्टमर्स होगी। अब कोई कहे कि खाली इनको हवाई जहाज इंजन नहीं दिए गए हैं, बाकियों को मिल रहे हैं, कोई कारण है? इन्होंने क्या पेमेंट नहीं कर रहे हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम तो आएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रैट एंड विटनी को अपने हित में और इंडियन एविएशन के हित में पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि क्या सच्चाई हो सकता है, क्योंकि गो एयर एक कस्टमर है, कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं चाहेगा कस्टमर के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट इशू करने के लिए, स्वाभाविक है। तो हमको सब्र करनी चाहिए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक तो वित्तीय स्थिति गो एयर की अच्छी नहीं रही है। दूसरी चीज हमको जो देखने की ये है कि इस समय सीजन चल रहा है ट्रैवल का। लास्ट संडे को ही 4.5 लाख लोग ने डोमेस्टिक सेक्टर में ट्रैवल किया। अब जिनके पास बुकिंग है, उसके पास उनको कहाँ एकोमोडेट किया जाएगा? और फेयर मार्केट में जब आखिरी मोमेंट पर सीट ली जाती तो बहुत पैसे देने पड़ते हैं। मैं इस संदर्भ में कह रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को दूसरी एयरलाइंस को पर्सुएड करना चाहिए कि वो और फ्लाइट्स को ऑपरेट करें, क्योंकि उनके पास मार्केट में, क्योंकि ये 6.9% जो मार्केट शेयर है, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें प्रतिदिन पैसेंजर में, तो ये लगभग 28 से 30 हजार पैसेंजर होते हैं। आप इनको कहाँ पे कैसे एकोमोडेट करेंगे? यहाँ कोई कहे कि चलिए इनको घर बैठने दीजिए, इनकन्वीनियंस है। अब हम उस स्टेज से गुजर चुके हैं। हमारी एविएशन इंडस्ट्री एक मैच्योर इंडस्ट्री है। अब हम नहीं सुनना चाहते ये चीज कि कोई आदमी पैसेंजर एयरपोर्ट गया और वहां पे उसको बोला गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आप घर चले जाएं। तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेके, चाहे वो डीजीसीए हो चाहे मिनिस्ट्री हो, क्योंकि कुछ ब्लेम जो होता है वो डीजीसीए को भी लेना पड़ता है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। अब क्या होता है कि ये 25 के 25-26 हवाई जहाज एक दिन में तो ग्राउंड नहीं हुए, ये ओवर अ पीरियड हुए हैं। तो अगर डीजीसीए मॉनिटर कर रहा था तो क्या कारण है कि उनको सच्चाई का पता नहीं लगा? दूसरी चीज ये भी हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जब गो एयर ने अपना समर शेड्यूल के फ्लाइट्स को डेटा सबमिट किया डीजीसीए के अप्रूवल के लिए, तो उसमें कम फ्लाइट थी सितंबर 2022 के मुकाबले में। स्वाभाविक है कि स्पाइस ये गो एयर भी जानता था उनके पास समस्या हवाई जहाज की, डीजीसीए को सूचना मिल गई थी कि प्रॉब्लम है, तो क्यों कुछ नहीं किया गया वो देखना। और हम सडनली आज 2 मई को देख बोला जाता है कि 3-4 को फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। अब 5 को चलेगी, 6 को चलेगी, कुछ नहीं मालूम है। अब एनसीएलटी के पास गए हैं, एक नया तरीका है जो कि गए हैं, क्योंकि जब किंगफिशर और जेट एयरवेज बंद हुए थे, आपको याद होगा कि वो फ्लाइट कम करते गए और फिर एक दिन आया कि वो फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडल है वो सेम है कि आपको ऑयल कंपनीज को देने की प्रॉब्लम होती है, आपको एयरपोर्ट के लैंडिंग टेक ऑफ की प्रॉब्लम होती है पेमेंट के अंदर में। तो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्राइवेट एयरपोर्ट्स, ऑयल कंपनीज को भी पब्लिक में आना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारा इतना बैकग्राउंड है, जैसे कि लोगों को पता चले कि कितने प्रतिशत प्रॉब्लम हुई है प्रैट एंड विटनी इंजन की वजह से और कितने प्रतिशत हुई है प्रॉब्लम क्योंकि इनकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो फ्लाइट ऑपरेट करें। क्योंकि एक और आइडिया एक और पॉइंट पर नजर डालने पड़ेगी। आपको याद होगा कि 6-8 महीने पहले डीजीसीए ने स्पाइस जेट की 50% फ्लाइट्स को ग्राउंड किया था, क्योंकि उनके पास में रिक्विजिट मैन पावर नहीं थी। क्या कारण है कि अगर 60% विमान ग्राउंड पे है कि बाकी 40% विमान सर्विसेज गो एयर नहीं चला सके? कोई तो कारण होगा उसका जिस बताया है। तो इसके ऊपर ज्यादा जानकारी मिलना आवश्यक है। डीजीसीए के पास अधिकार है जानकारी लेने के लिए। सोच सकता है कि कल परसों के अंदर में हमारे को स्पष्टता नजर आए कि गो एयर की ये हालत क्यों हुई और उसने क्यों अपनी फ्लाइट को कैंसिल किया। एब्सोल्युटली सर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज ठीक है शो कॉज नोटिस डीजीसीए ने जारी किया है, लेकिन देखिए सर, प्रैट एंड विटनी का इश्यू हो कॉल सर, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट के इश्यू हो, लीडरशिप का प्रॉब्लम हो, विजन का प्रॉब्लम हो, एक
आम मुसाफिर जो है, हवाई मुसाफिर, और जो भार्गव सर ने जो डेटा निकाला 28 से 30 हजार का चंक बनता है जो जिनकी हवा जो फ्लाइंग है वो प्रभावित होगी, उनके हित कैसे सुरक्षित हों, इसके लिए सरकार क्या इंटरवेंशन कर सकती है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डीजीसीए की तरफ हम देख रहे हैं तो वो तो शो कॉज नोटिस जारी आज कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सवाल जवाब किया गया तो वो कह रहे हैं सर कि इट इज प्रूडेंट फॉर द जुडिशियल प्रोसेस टू रन इट्स ड्यू कोर्स। वो कह रहे हैं जुडिशियल प्रोसेस को होने दीजिए। तो इसमें एक आम मुसाफिर को कोई राहत मिलेगी ऐसा त्वरित तो लगता नहीं है सर। अब सरकार के हाथ में क्या है, कंज्यूमर का अधिकार कैसे सुरक्षित होगा सर? नहीं, मेरे हिसाब से डीजीसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें थोड़ी पड़ती है। डीजीसीए खाली सेफ्टी रेगुलेटर नहीं है, वो पूरा देखता है, पूरी एविएशन इंडस्ट्री का देखभाल करता है। और पहले भी ये डिस्कशन हो चुका है कि फाइनेंशियल हेल्थ, आर्थिक स्थिति एयरलाइंस की के ऊपर वॉच रखना बहुत जरूरी है डीजीसीए को, क्योंकि उससे सेफ्टी भी इंपैक्ट होती है। और यही हो रहा है यहाँ। लगता यही है कि जैसे कि जिस तरह के डाइवर्जन हुए हैं, हवाई जहाज को और कहीं उड़े हैं वापस और किसी एयरपोर्ट में लैंड किया गया है कि उन पे कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ रहा था और सेफ्टी नहीं मेंटेन कर रहे थे। तो ये कहते हुए डीजीसीए को एक हर एक एयरलाइन की फाइनेंशियल हेल्थ पे वॉच रखना चाहिए। इनके पास खाली इंजीनियरिंग का इशू नहीं है, खाली सेफ्टी का इशू नहीं है, ये सेफ्टी फाइनेंशियल सेफ्टी भी आ जाती है इसमें, क्योंकि फाइनेंशियली जब एक कंपनी खराब हो रही है तो वो हर एक चीज पे सेविंग करती है और सेफ्टी पे भी कॉम्प्रोमाइज करती है। तो ये मामला डीजीसीए का है। अब इन्होंने शो कॉज नोटिस दे दिया है, बहुत लेट दिया है। इससे पहले इनको देखना चाहिए था और एयरलाइंस का भी देखना चाहिए था कि क्या हो रहा है, क्या हैसियत है। कोविड से भी बहुत दिक्कत हुई, उसके बारे में क्या डीजीसीए ने सोचा, क्या राहत दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पे कुछ हमको पता नहीं। तो ये रोल खाली एक एयरलाइन का भी नहीं है और मेरे ख्याल में डीजीसीए को एक पूरा वॉच रखना चाहिए। ठीक। और अब जो भार्गव साहब जैसे कह रहे हैं कि इतने पैसेंजर्स जिन्होंने टिकट लिए हुए थे उनको कहाँ अकोमोडेट करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्राइस पे करेंगे, क्योंकि प्राइसेस अब बढ़ेंगे एकदम से। 7% अगर कैपेसिटी कम हो जाती है तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो डीजीसीए का एक रोल है इसमें। ये खाली नोटिस देना काफी नहीं है, काफी नहीं है। इसमें बिल्कुल इसमें प्रोएक्टिवली कदम उठाने होंगे। लेकिन हिस्ट्री ये बता रही है भार्गव सर कि जेट एयरवेज का एग्जांपल ले लें, ग्राउंड होने के बाद, एनसीएलटी में जाने के बाद उठ नहीं पाई आज तक। तो क्या हम माने कि कोई आएगा, कोई कैश इन करेगा? और ऐसे समय में जब डिमांड्स लगातार बढ़ रही है, पायलट्स की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई, क्रू की डिमांड लगातार बढ़ रही थी कि वो अब मैनेजमेंट को बोल रहे हैं कि साहब हमारी सैलरी दुरुस्त करो, मिनिमम फ्लाइंग आवर्स की गारंटी दो। एक तरह से वो अपर हैंड में थे इस समय। तो ऐसे में जबरदस्त डिमांड है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा था सब कुछ। ऐसे में एक चलती फिरती कंपनी का ग्राउंड हो जाना, अब आगे क्या होगा सर? कुछ बात बनेगी या गया, कहानी खत्म? देखिए, ये अगेन हो गया। देखो, एक प्रमोटर जो है एयरलाइन के, कोई ये प्रोफेशनली मैनेज तो होती नहीं कि बोर्ड डिसीजन ले सही टाइम पर कि कब हमको बाहर से इक्विटी ले या हम कोई स्टेक सेल करें, जैसे कि हमारे हो, जैसे कि नरेश गोयल जी के साथ हुआ। जब जेट एयरवेज बंद होने के कगार पे आ गया, तब आप ढूंढ रहे होते हैं कि वेदर इतिहाद विल कम या टाटा आएंगे, कुछ स्टेक लेंगे एयरलाइन को चलाने के लिए। ठीक इसी प्रकार जब गो एयर के पास में 9-10% मार्केट शेयर था, वैल्यूएशन हाई था, लेकिन उनको आगे देख सकते थे विजन अगर होता कि हाँ भाई हम कठिनाई में जाएंगे फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर में। अगर उस समय आप पार्टनर को ढूंढेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, आप अट्रैक्टिव प्रपोजिशन होते हैं। जब आप का ऑपरेशन एकदम ठप हो जाए, उस समय आप ढूंढने चालू करें तो आपको कोई नहीं मिलेगा कोई अच्छी टर्म्स के ऊपर। आपने सही कहा कि एक नजर हमको एम्प्लॉइज के फ्यूचर पे भी डालनी चाहिए, क्योंकि जब एक एयरलाइन बंद होती है तो एम्प्लॉइज को भी कठिनाई होती है। जैसे आपने जेट एयरवेज एग्जांपल दिया, उनके भी एम्प्लॉय इंतजार कर रहे हैं कि जेट एयरवेज कब रिवाइव होगी, उनकी कब नौकरी वापस आएगी। तो ये सब देखने के लिए द ओनली रिडीमिंग पार्ट दो है इसके अंदर में। एक हो सकता है कि एयरलाइन के बंद होने पे या सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पे शायद इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि जे.आर.डी. टाटा ने एक बार ही कहा था कंट्री को बहुत सारी एयरलाइन नहीं चाहिए, थोड़ी एयरलाइन चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग एयरलाइन चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एयरलाइन चाहिए। तो हो सकता है कंसोलिडेशन की बात।
अब कुछ ना कुछ अच्छाई देखनी पड़ेगी कि अगर ये हालत हुई है तो कहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर प्ले कर सकती है। शरद कौल साहब ने सही बताया कि गवर्नमेंट को नजर डालनी है, डीजीसी को नजर डालनी है, लेकिन जो मैनेजमेंट ने गलती की है उनको तो कोई माफ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम बात करते हैं। बोर्ड ड्रिवन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनी है। बोर्ड अगर प्रोफेशनल होगा तो वो देख पाएगा कि कब हमारी एयरलाइन को कठिनाई हो रही है। पहला साइन मिला कि ऑयल कंपनी बोला कि हम आपको पैसा ऑयल नहीं देंगे जब तक आप हमको कैश पेमेंट नहीं करेंगे। टाइम टू वेक अप, टाइम टू टेक इफेक्टिव मेजर्स। लेकिन अगर नहीं लिया तो स्वाभाविक है कि आप एक दिन एनसीएलटी में जाके बोलेंगे कि हम परसों फ्लाइट 2 दिन फ्लाइट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा हमको पता नहीं है भविष्य का। क्योंकि इन सब का असर पड़ता है इंडियन एविएशन की इमेज के ऊपर। एब्सोल्युटली इंडियन एविएशन पिछले 6-8 महीने में जिस प्रकार की ग्रोथ विटनेस की है उसके चर्चा दुनिया में हो रही है। और हमारे पर जैसे कि अब आप देखेंगे कि जनवरी मार्च के जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस करती है एयरलाइन तो अच्छा मुनाफा अनाउंस करेगी। अगर इंडिगो का प्रॉफिट अक्टूबर दिसंबर में 15 करोड़ प्रतिदिन था तो स्वाभाविक है कि जनवरी मार्च के अंदर में 15 से भी ज्यादा होगा। और दूसरी एयरलाइन जो कि लॉसेस कर रही थी उनका लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि अभी इस समय लोड फैक्टर्स भी ज्यादा है, फेयर्स भी हाई है। इससे बढ़िया चीज एयरलाइन क्या एक्सपेक्ट कर सकती है। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है अब ये 3 पहलू हैं इस पूरे मुद्दे के बाद जिस पर हम सबको नजर रखनी होगी और सरकार को भी इंश्योर करना होगा कि ये तीनों चिंताएं एड्रेस हो रही हैं प्रॉपर्ली। दोनों मेहमानों की बात से ये तीनों चिंताएं, नंबर 1 कंज्यूमर जिनके टिकट्स कैंसिल हुए, जिनकी फ्लाइंग कैंसिल हुई है, उनको जो नुकसान हो रहा है उस पर सरकार तुरंत इंटरवेंशन करे और उनके नुकसान की भरपाई तो ना करें लेकिन नुकसान ना हो यह सुनिश्चित करें, नंबर 1। नंबर 2, एविएशन इंडस्ट्री जो शानदार तरीके से ग्रो कर रही थी, जैसा सर ने कहा हमारी ग्रोथ स्टोरी की चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही है और इंडियन एविएशन की इमेज पर अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसका जवाब भी सरकार को तैयार रखना होगा, उस इमेज को क्लियर करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और एक आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल वो है गो फर्स्ट के एम्प्लॉइज का। उनका भविष्य अधर में लटक चुका है, हमारे पास पहले के अनुभव हैं, क्या हम उनसे सीख लेके इनके एम्प्लॉइज के हितों की रक्षा कर सकते हैं, यह भी सुनिश्चित सरकार को करना होगा। और ये 3 तो बड़े महत्वपूर्ण हैं। और एक चौथा जिसका जिक्र करना बड़ा लाजमी होगा कि प्रैट एंड व्हिटनी क्या कोई एक क्लैरिफिकेशन जारी करता है, अपने जवाब देता है, यह भी देखना होगा। और इस पर भी अगर सरकार कुछ कर सकती है अपनी तरफ से, कोई विंडो अगर बचती है तो सरकार को जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। कॉल सर, थैंक यू सो मच सर। भार्गव सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज की दूसरी कवर स्टोरी में बात ऐसे फर्जी लोन ऐप्स की जिन्हें चुन चुन कर साफ किया जा रहा है। आपके चहेते चैनल जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद इन फर्जी ऐप्स के खिलाफ जी बिजनेस लंबे समय से मुहिम चला रहा है। जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली के चलते ही आरबीआई से लेकर गूगल तक को सख्त होना पड़ा। यही नहीं, गूगल ने 2021 में ऐप्स को लेकर अपने नियमों में बदलाव किया, ये जानकारी भी हमने आपको दी थी और उन नियमों में लगातार बदलाव होता रहा है। रिसेंटली अभी जो एक्सेस लोकेशन फाइल की, बाकी चीज़ों की जानकारी, कॉन्टैक्ट लिस्ट तक जाने की, उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया है गूगल ने। तो ये सब हमारी खबर का असर ही है। साल 2022 तक गूगल ने इस तरह से 3,500 से ज़्यादा फर्जी लोन ऐप्स अपने प्लेटफॉर्म से हटाए हैं। ये जानकारी निकलकर अभी हाल ही में सामने आई है। तो 3,500 ऐप्स गूगल के प्ले स्टोर से साफ कर दिए गए क्योंकि उन्होंने गूगल के नियम बने थे जी बिजनेस के खबर दिखाने के बाद, वो नियम नहीं माने थे। देश में लोन ऐप्स के जरिए फ्रॉड के मामले कम नहीं है। हाल ही में मुंबई की जो साइबर पुलिस है उसने 14 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो लोन के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहे थे। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा वाकया है। पिछले 1-2 सालों में अगर आप देखेंगे, खासतौर से कोरोना के बाद बाढ़ आ गई थी इस तरह के फ्रॉड की और उसके बाद उन पर क्रैकडाउन भी उतनी तेजी से हुआ। साल 2021 में मुंबई पुलिस ने ऐसे 176 मामले दर्ज किए। ये सिर्फ मुंबई पुलिस का हम बता रहे हैं, पूरे देश में तो आप तेलंगाना, हैदराबाद में तो बड़ी बड़ी कार्रवाइयां भी हुई, दिल्ली में हुई और उनके कनेक्शन भी सामने आए। चीन कनेक्शन, दूसरी जो देश है उनसे कनेक्शन, नेपाल कनेक्शन, सब सामने आए। सब कनेक्शंस को जी बिजनेस ने आपके सामने रखा। गूगल ने अपनी पॉलिसी में बदलाव भी किया, जैसा हमने आपको बताया। 2021 में 31 मार्च 2021 और 2023 के बीच 31 मार्च जो है 70 गिरफ्तारियां हुई हैं और 12 चार्जशीट भी दायर की गई हैं। मुंबई, बेंगलुरु और भारत के दूसरे हिस्सों में
रैकेट चल रहे थे, उन पर क्रैकडाउन हुआ है। रैकेट्स नेपाल से, चीन से लिंक थे। ये तमाम गिरफ्तारियां गूगल की पॉलिसी में बदलाव के बाद हुई। अब ये समझिए कि गूगल ने अपनी पॉलिसी में बदलाव क्या किया था। दरअसल गूगल ने साल 2021 में भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो एप्स हैं, उसमें ज़्यादातर लोन ऐप्स हैं, उनमें अपनी पॉलिसी अपडेट की थी। इसमें पर्सनल लोन देने वाले ऐप भी शामिल थे। ये पॉलिसी सितंबर 2021 में लागू हुई। इसमें इंश्योर करना था कि ऐप डेवलपर्स पर्सनल लोन प्रोवाइड करने और लाइसेंस की एक कॉपी जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस इनको दिया गया है या नहीं। अगर उन्हें लाइसेंस नहीं दिया गया है, अगर वो संबद्धता नहीं बता पा रहे हैं, तो उन्हें कंफर्म करना होगा कि उन्होंने सिर्फ लाइसेंस लेंडर्स को लोन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। डेवलपर्स को ये भी इंश्योर करना होता है अब कि उनके डेवलपर अकाउंट का नाम उनके रजिस्टर्ड बिजनेस के नाम से मैच होता है या नहीं, क्योंकि ये अलग कहानी चल रही थी। वहाँ कुछ और नाम से रजिस्टर्ड है और यहाँ कुछ और चल रहा है। गूगल लगातार उन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो पॉलिसी के तहत काम नहीं कर रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पर लोन ऐप्स की भरमार थी, हमने आपको बताया था। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, वहाँ अभी भी है। और दबाव जी बिजनेस की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार है। आरबीआई भी मॉनिटर कर रहा है और हम देखेंगे आने वाले समय में भी कि ये कार्रवाइयाँ और होंगी। जो लोन देने के वादे करते हैं लेकिन कभी ऐप वेरीफाइड नहीं होते, कभी कभार सही जानकारी और वेरिफिकेशन के बिना इन ऐप्स का इस्तेमाल करने से यूजर्स भी परेशानी में पड़ जाते हैं, और ऐसी परेशानी में कि कई को आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने पड़े। लोन वसूली के नाम पर ब्लैकमेलिंग का खेल होता है। लोन ऐप्स लोन में दी गई राशि के 2 गुने, 3 गुने, 1000 गुने तक पैसे वसूल लेते हैं। ब्याज की कोई लिमिट नहीं है। 1000%, 5-5, 100% ब्याज ले रहे हैं, और अगर नहीं दिया तो फिर ब्लैकमेल तक करते थे। लेकिन गूगल ने पॉलिसी में बदलाव किया और इसके चलते फर्जी लोन ऐप्स पर फंदा कसना शुरू हुआ। गूगल का यह भी कहना है कि प्ले स्टोर पर सभी लोन ऐप्स का रिव्यू किया जाता है और जो पॉलिसी के तहत खरे नहीं उतरे उन्हें हटा दिया जाता है। तो इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। अब सवाल यह होता है कि क्या यह कार्रवाई पर्याप्त है, आगे और क्या कुछ किया जाना चाहिए। इसके लिए इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए सत्यम कुमार जुड़ चुके हैं। फाउंडर हैं फेस के फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, और फेस वो संस्था है जिसने जी बिजनेस के साथ शुरू से इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सेदारी की और आरबीआई को भी सलाह दी है, और इस मामले में जी बिजनेस के साथ बड़ी मजबूती से खड़े रहे। बहुत बहुत स्वागत है सत्यम जी आपका। मेरा सवाल वही है सर, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और छोटी बड़ी जैसी भी कामयाबी मिलती है हम बैठकर थोड़ा विचार मंथन करते हैं। अब ये जो डेटा निकल कर आ रहा है कि इन्होंने 3500 ऐप्स ऐसे हटाए हैं, आपको लगता है 3500 ये जो फिगर है, जिस तरह से भरमार है ऐप्स पर, ये बड़ी फिगर है या ये छोटी फिगर है, अभी काम बाकी है? नहीं दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं जी बिजनेस का भी देना चाहूंगा कि क्योंकि ये मुहिम लगातार आप लोगों ने जारी रखी है, जिसकी वजह से एक तरह से बोले तो एक सही मायने में जी बिजनेस ने चतुर्थ स्तंभ जो हम बात करते हैं, फोर्थ पिलर जो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, उसका काम किया है, जिसके इस प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने एज अ फेस इंस्टीट्यूशन भी और अदरवाइज भी लगातार इसको उठाते रहे हैं। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरह से ये एक मशरूम की तरह है, तो इस तरह इसको मतलब जिस तरह से कोरोना प्रोलिफरेट हो जाता है ओवरनाइट, उसी तरह से ये सारे एप्स ओवरनाइट प्रोलिफरेट हो गए थे। और डिजिटल वर्ल्ड इतना बड़ा है, इतना वाइड है कि इसको कंट्रोल करना शुरुआत के दौर में तो बहुत ही मुश्किल लगा था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मद्देनजर देखते गए कि यहाँ पे कौन कौन से कंट्रोलिंग पॉइंट है, तभी हमने जी बिजनेस के माध्यम से ये बात निकाली थी कि जो मार्केट प्लेस है, जो काम है iOS प्लेटफॉर्म का या एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का, क्योंकि वो मार्केट प्लेस ऑपरेट करते हैं, तो वहां से जो फेक सामाने हैं, जो गलत सामाने हैं, उसकी जो है बिकवाली पे रोक लगाएं। तो वहां से ये बात निकल के आई, जो कि रेगुलेटर ने भी रखी, बाद में नीति ने भी बहुत ही रिसेंटली उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की थी डिजिटल एप्स की, जो कि एफिलिएटेड या डायरेक्टली ओन्ड नहीं थे एक रेगुलेटेड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस बात को इतनी तटस्थता से बार बार मीडिया में और जनता के बीच रखने के लिए। और ये हमारा एक बहुत अचीवमेंट है। जहां तक बात है कि 3500 ऐप क्या ये काफी हैं,
आंसर इनिशियल दौर में तो ये बहुत बड़ा सक्सेस हम मानेंगे, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो है तो 4000 से 5000 ही ऐप पीक पे रन करते थे। तो अगर आपने उस हिसाब से देखेंगे तो एक जेन्युइन समुदाय है बैंक्स के और एनबीएफसीज के, जिसके कि ऑलमोस्ट नहीं कुछ भी तो 300-400 ऐप तो चलते ही रहते हैं। तो उस हिसाब से हम इसको इस फिगर को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानेंगे। ये छोटी अचीवमेंट नहीं है और इससे काफी कम हुआ है, इस तरह के मामले काफी कम हुए। दूसरी साइड में भी काफी काम हुआ, अगेन मीडिया की वजह से हुआ, इंस्टीट्यूशन की वजह से हुआ, वो कंज्यूमर अवेयरनेस में भी काफी काम हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी लगातार इसके दिशा निर्देशन और कम्युनिकेशन करते रहे कि आप वेरीफाई कीजिए कि आप जिस ऐप से लोन ले रहे हैं क्या उसके साथ या वो एक बैंक ग्रुप की है, एक एनबीएफसी ग्रुप की है, सर। या वो ये तो बहुत बड़ा था। इस पे देखिए आरबीआई भी काफी इसमें स्ट्रिक्ट हुआ है। इनफैक्ट ये एक टीम वर्क था, जिसके बाद एजेंसीज, आरबीआई, और तारीफ करनी होगी इसमें आरबीआई की, गवर्नमेंट की भी, कि उन्होंने भी इस पूरे मामले की गंभीरता को समझा और लगातार काम करी। लेकिन सत्यम जी, अभी हम जब भी ये शो करते हैं, इसके बाद हमारे पास ट्वीट्स की बाढ़ आ जाती है। बहुत सारे लोग अभी भी शिकायत कर रहे हैं। मसला ये है कि गूगल तो चलिए अपने प्ले स्टोर से हटा देगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। एप्पल का अभी बच रहा है, वो उसने भी कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन वहाँ का भी है। और कुछ ज़्यादातर ऐप्स इस तरह के जो जालसाजी की मंशा से लाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं और मार्केट में उतारे जाते हैं, वो तो डायरेक्ट भी डाउनलोड हो जाती हैं और लोग उनके झांसे में फंस जाते हैं। अब यहाँ तक, क्योंकि लोग अभी भी फंसे हुए हैं और बहुत लोग फंसे हुए हैं, वहाँ तक हमें क्रैकडाउन करने के लिए क्या करना होगा सर? हमने इसको दो तरह पे लिया है। एक जो लेवल पे देखेंगे तो ये जो प्रोसेस है, हम हर एक वीक जो है या हर एक 15 दिन पे जब भी ये लिमिट्स बढ़ती हैं, तो हम 100-150 ऐप्स की जो है लिस्ट लगातार रेगुलेटर को, गूगल को, सबको लगातार भेज रहे हैं। तो इस तरह से हम एक ज्वाइंट कार्यवाही एक तरह से लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं, जिससे कि ऐप जैसे ही प्रोलिफरेट होती है, हम उसको कल करने की कोशिश करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इटसेल्फ। दूसरी जो बड़ी चीज है कि इसमें कई सारे प्लेटफॉर्म्स जो मोबाइल फोन की कंपनियां हैं, वो भी कई सारे प्री डाउनलोडेड ऐप देते हैं। प्लस उसके साथ साथ अगर हम देखें तो डेटा अपने आप में काफी जगह लोगों ने छोड़े हैं और वो डेटा मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। उसकी वजह से क्या है कि व्हाट्सएप या अलग अलग चैनल्स के जरिए वो लगातार ऐड के माध्यम से इंस्टेंट लोन के जो है मैसेजेस वगैरह जाते रहते हैं। और उसकी वजह से लोगों को, चूंकि जरूरत, पैसा एक ऐसी चीज है जो कि अगर जरूरतमंद को उस समय दिखता है कि उसको किसी तरह से मिल जाएगा, तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या घर में किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए चाहिए, तो लोग उसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो दोनों है। एक लगातार हम ये बोलेंगे कि इसमें हम एक लिमिट हमने अभी पार नहीं की है, हमारी कोशिशें इसमें जारी है। और एजुकेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर एजुकेशन जो है इसमें सबसे पहली कड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। और उसके साथ साथ ये जो कंटिन्यूअस डायलॉग जो है, जो नीति के बीच में, फेस के बीच में और ये प्लेटफॉर्म्स, ऑपरेटर्स जो हैं उनके बीच में और रेगुलेटर के बीच में जो है, ये कंटिन्यूअस डायलॉग जो चल रहा है, ये बहुत जरूरी है। और ये जिस तेजी से चल रहा है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी कंज्यूमर्स को। एब्सोल्युटली, डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्नॉलेजमेंट सरकार की तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसमें उसमें अभी सरकार जिस तरीके से कंसल्टेशन कर रही है और फेस की तरफ से भी जो इनपुट्स जा रहे हैं, हमारी तरफ से भी जो कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए कोशिशें की जा रही हैं, सबका नतीजा ये है कि एक पॉजिटिव दिशा में ये कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं अपनी उन तमाम लोगों को जो इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए हैं, सरकार, फेस और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि लोन के नाम पर ये जो फर्जीवाड़ा और लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, उनकी निजता तो छोड़िए, उनकी ज़िंदगी से जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जल्द से जल्द बंद हो। इसी कामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। अब एक तरफ तो फर्जी लोन पर लगाम लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फर्जी सिम के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार बड़े बड़े बदलाव कर सकती है।
अब हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक एक पहचान पत्र पर यानी कि एक आईडी पर सिम कार्ड की जो संख्या जो जारी होते हैं सिम कार्ड उनको अब रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अभी एक आईडी पर 9 सिम कार्ड जारी हो सकते हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी आपको वो खबर सुनने को मिलेगी। खबर तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन वो शायद जल्द से जल्द वो गाइडलाइंस भी आ जाएं जो ये कहती हुई नजर आए कि अब एक आईडी पर सिर्फ 4 सिम कार्ड ही जारी हो सकते हैं, यानी कि एक आधार सिम कार्ड सिर्फ 4। अब इसका क्या मतलब है और अब तक किस तरह का इस पर दुरुपयोग हो रहा था, ये सब बातें समझाने के लिए आज इस न्यूज को ब्रेक करने वाले हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, ये 9 का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। एक आईडी पर 9 सिम कार्ड जारी हो जाते थे और इतना सारा फर्जीवाड़ा चल रहा था। ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा देर आए? दुरुस्त आए, मैं मान रहा हूं, लेकिन थोड़ा देर नहीं कर दी? देखिए, अभी तक क्या था कि लगातार सरकार ये चाह रही थी कि जितना डिजिटल क्रांति को हम फैला सकते हो फैलाएं, और इसके लिए एक आईडी पर, क्योंकि कई बार हर व्यक्ति को परिवार में सबके पास आईडी हो ऐसा संभव नहीं था और मोबाइल क्रांति को सब तक फैलाना जरूरी था, इसलिए सरकार ने कुछ नियमों में राहत दी थी और ये कहा था कि एक आईडी पर आप चाहे तो अपने पूरे परिवार के लिए सिम कार्ड जारी करा सकते हैं। इसकी वजह से एक आईडी, एक व्यक्ति को 9 के आसपास का सिम कार्ड जो है वो अलाउड था। अब चूंकि एक ही आईडी पर ज्यादा सिम कार्ड देने से ये जो फर्जीवाड़ा है वो बढ़ रहा था, और जो जितनी भी एमएचए और आईटी और आरबीआई सेबी की जो मीटिंग्स हुई थी उनमें सबसे बड़ा जो क्रक्स निकल के आया था वो यही था कि जितने भी फर्जीवाड़े हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान जो है इस तरह के सिम कार्ड्स का है जिनकी वेरिफिकेशन नहीं होती है, या फिर इनके जरिए जो है कॉल्स आती हैं जिनको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और ये कहा है कि एक आईडी पर सिर्फ 4 ही किए जाएंगे, 9 की बजाय सिर्फ 4 सिम जो है जारी किए जा सकते हैं, और उनको जारी होने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ डिजिटाइज की जाएगी। यानी कि आपका सिम कार्ड के लिए एप्लीकेशन, उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंटेशन, उसका वेरिफिकेशन, ये पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज किया जाएगा और ये सारी गाइडलाइंस। अमरीश, सॉरी टोक रहा हूं आपको, एक चीज क्लैरिटी चाह रहा था मैं। ये एक आईडी का मतलब एक इंसान ही है ना? ऐसा तो नहीं कि आधार पे अलग ले लिए फिर 4 जो है वो पैन कार्ड पे भी ले लिए। एक इंसान या एक आईडी? एक इंसान अप्लाई करेगा और किसी भी एक आईडी पर उसको सिर्फ 4, मतलब अमरीश पांडे ने अगर अप्लाई किया है तो अमरीश पांडे की किसी भी एक आईडी पे, चाहे वो आधार हो, पैन हो, पासपोर्ट हो, उस पर सिर्फ 4, मैक्सिमम 4 सिम कार्ड जो है जारी होंगे, और ये पूरी प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से डिजिटल होगी और सरकार इसकी मॉनिटरिंग, जो वेरिफिकेशन इसका, उस पूरी प्रक्रिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मॉनिटरिंग करती रहेगी। किसी भी समय पे, किसी भी स्टेप पे सरकार को ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति जिसने अप्लाई किया हुआ है और जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसमें कहीं भी कोई मिसमैच है तो सरकार तत्काल प्रभाव से उस सिम कार्ड को ब्लॉक कर सकती है, उसकी सेवाएं बाधित कर सकती है, और ये एक बड़ी सफलता होगी, एक अहम कदम साबित हो सकता है। किसी भी तरीके के ये जो डिजिटल फर्जीवाड़े या फिर टेलीकॉम नेटवर्क पे जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं उनको कम करने में बड़ा स्टेप कहा जा सकता है इसको। बिल्कुल, तो ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था इस पर क्रैकडाउन की तैयारी, बहुत बड़ा फैसला सरकार ले रही है। रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे एक आईडी, यानी कि एक इंसान के नाम पर अब सिर्फ 4 सिम जारी हो सकते हैं। अभी गाइडलाइंस नहीं आई है, तैयारी हो रही है। अमरीश के पास ये सूत्रों से खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। फटाफट से आज के बाजार का हाल भी ले लेते हैं। लंबे वीकेंड के बाद भी बाजार में पॉजिटिव वाला मूड माहौल देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 250 अंक चढ़कर 61,350 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 82 अंक चढ़कर 18,150 के बेहद करीब बंद हुआ। निफ्टी बैंक 118 अंक चढ़कर 43,350 के पार हुआ क्लोज। और अब जरा यूएस मार्केट का हाल भी देख लेते हैं, वहां किस तरह का कारोबार चल रहा है। तो देखिए, इधर भारतीय बाजार गुलजार हैं तो वहां पर अमेरिकी बाजारों में इस वक्त लहूलुहान स्थिति नजर आ रही है। 1.5% से ज्यादा टूटा हुआ है आपका डाउ जोन्स 33,507 के लेवल पर 540 अंक टूट गया। नैस्डैक आप देखिए 187 अंक की गिरावट नजर आ रही है, और इसी तरह की गिरावट S&P में भी लगभग 70 अंकों की गिरावट। तो भारी गिरावट के साथ फिलहाल अमेरिकी बाजार कर रहे हैं कारोबार। दुनिया भर में अस्थमा के कुल मामलों में करीब 13% मामले अकेले भारत में हैं। इस पे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि अस्थमा से होने वाली ग्लोबल डेथ्स में भारत की जो हिस्सेदारी है
वो 42% से ज़्यादा है। ये आंकड़े आपको परेशान कर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि इस बीमारी से पीड़ित 90% रोगियों को सही उपचार तक नहीं मिल पाता। अस्थमा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज विश्व अस्थमा दिवस है। अस्थमा यानी सांस से जुड़ी एक ऐसी बीमारी जो रोगी को जब अपनी गिरफ्त में जकड़ लेती है तब इसका पता चलता है। दरअसल अस्थमा फेफड़ों से संबंधित एक ऐसी बीमारी है जिसमें श्वास की नली में सूजन आ जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। देश में इस बीमारी के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीमारी से जुड़े वैश्विक आंकड़ों की अगर बात करें तो दुनिया भर के कुल मामलों में करीब 13% मामले अकेले भारत से हैं। वहीं अस्थमा से होने वाली कुल ग्लोबल डेथ में 42% से अधिक की हिस्सेदारी भारत की है। ये आंकड़े बेहद चिंता की बात है, लेकिन ये चिंता यही नहीं रुक जाती। करीब 90% अस्थमाग्रस्त लोग आज भी बीमारी का सही इलाज नहीं ले पा रहे हैं। भारत में करीब 3 करोड़ 40 लाख लोग अस्थमा से ही पीड़ित हैं। बच्चे, युवा, अधेड़ और बुजुर्ग हर आयु वर्ग के लोग अस्थमा के खतरे को झेल रहे हैं। इसके कारणों की बात करें तो बढ़ते प्रदूषण की वजह से अस्थमा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा परिवार में पहले से किसी को अगर अस्थमा या एलर्जी की शिकायत हो तो ऐसी स्थिति में भी ये बीमारी परिवार में किसी को हो सकती है। साथ ही बार बार सांस संबंधी संक्रमण होने के चलते भी इस बीमारी के होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोग कोहरे के संपर्क में आने से, धूल या मिट्टी के कणों से संपर्क में आने से अस्थमा का शिकार हो जाते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो सांस लेने में कठिनाई होना, एक्सरसाइज करते समय या भारी सामान उठाने पर खांसी आने, सीने में जकड़न और दर्द के बने रहने, बेचैनी या घबराहट होना और बार बार सांस संबंधी संक्रमण होना इसके मुख्य लक्षण हैं। ये सभी लक्षण अस्थमा की ओर इशारा करते हैं। अस्थमा के इलाज और बचाव की बात करें तो इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन दवाइयों और एहतियात के जरिए इसके खतरे को कम किया जा सकता है। इसके बचाव के लिए इसको ट्रिगर करने वाले कारक जैसे वायु प्रदूषण में धूल धुएं से दूर रहने के अलावा हेल्दी डाइट और नियमित योग और एक्सरसाइज से इस रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। वहीं अस्थमा से पीड़ित बच्चों और वयस्कों को इन्फ्लुएंजा के टीके लगवाने चाहिए। जिन्हें अस्थमा अटैक का खतरा रहता है, डॉक्टर ऐसे लोगों को हमेशा साथ में इनहेलर रखने की सलाह देते हैं। फिलहाल अस्थमा रोगियों को ज्यादा नींद लेने से बचना चाहिए। साथ ही ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो जल्दी पच जाए। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो अस्थमा के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और केदारनाथ मंदिर के बाहर घंटों एक QR कोड लगा रहा, जिस पर लिखा था यहां QR कोड से दान करें। जब तीर्थ पुरोहितों का ध्यान इस तरफ गया तब पता चला कि ये तो श्रद्धालुओं से ठगी का एक नया तरीका भर था। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में ठगों ने शिव भक्तों से ठगी करने का बिल्कुल नायाब तरीका इजाद किया है, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए डिजिटल जुगाड़ ढूंढा गया। फिर क्या था, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने के लिए QR लगा दिए गए। ठगी के इस नए तरीके पर किसी का ध्यान भी नहीं गया। ये QR कोड घंटों दोनों मंदिरों के बाहर लगे हैं। न जाने कितने श्रद्धालु इस ठगी का शिकार भी हुए होंगे, किसी को पता नहीं। सच्चाई खुलने के बाद मंदिर समिति ने पहले तो अपने स्तर पर मामले की जांच की, बाद में केदारनाथ पुलिस चौकी और बद्रीनाथ थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई। जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे। पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। बद्री केदार में इस तरह की डिजिटल ठगी का ये अपनी तरह का पहला मामला है। जब तक मंदिर समिति की इस तरह की ठगी पर नींद नहीं टूटी, तब तक तो ठग अपना काम कर चुके थे। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार।